हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परागकण अथवा लघु बीजाणु क्या होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन क्या होते हैं, और साथ ही साथ परागकण की संरचना क्या होती है, कौन कौन से इनमें प्रमुख भाग होते हैं, पूरी की पूरी परागकण की संरचना और पूरा का पूरा परागकण या लघु बीजाणु से संबंधित जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परागकण की या लघु बीजाणु की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परागकण या लघु बीजाणु को, परागकण को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। अब बात करते हैं कि परागकण होते क्या हैं। तो परागकण एक्चुअल में नर कोशिकाएं होती है, और यही परागकण की कोशिकाएं जो होती है यही आगे चल के जब विकसित होती हैं तो ये नर युग्मक का निर्माण करती हैं। यानी परागकण की जो कोशिकाएं होती है यही आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करती है। तो परागकण नर कोशिकाएं होती है जो कि विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती हैं। परागकण की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो परागकण की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। कुछ पौधों में आप जरूर देखेंगे कि इनकी संरचना अंडाकार भी होती है, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो परागकण या पोलन ग्रैंड की संरचना या स्ट्रक्चर होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि परागकण का व्यास कितना होता है तो 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 20 से 25 माइक्रोमीटर। किसी भी पोलन ग्रैंड की जो नॉर्मल साइज होती है वो कितनी होती है, 20 से 25 माइक्रोमीटर के बीच की होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम परागकण के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की। तो परागकण की अगर जब भी हम बात करते हैं तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे छोटा परागकण, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, सबसे छोटा परागकण किस पौधे का होता है, तो आपको याद रखना है मायोसोटिस। मायोसोटिस का जो प्लांट होता है उसके फ्लावर में जो भी पोलन ग्रेन या परागकण लगते हैं ये सबसे छोटे होते हैं साइज में। तो सबसे छोटा परागकण किस पौधे में होता है, तो आपको याद रखना है मायोसोटिस के प्लांट में। अब सबसे छोटा तो हो गया, अब हम बात करते हैं सबसे बड़े परागकण की। तो जो सबसे बड़ा परागकण होता है, ठीक है, सबसे जो बड़ा परागकण होता है वो मिराबिलिस के प्लांट में पाया जाता है। मिराबिलिस जलापा, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। मिराबिलिस जलापा जो है यह अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे आप लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो सबसे बड़ा जो परागकण होता है वो मिराबिलिस जलापा का होता है, यानी कि मिराबिलिस के प्लांट का होता है। अब यदि सबसे लंबे की बात करते हैं, बड़े और लंबे में फर्क होता है, तो लंबाई में अगर जो सबसे लंबा है उसकी बात करते हैं तो सबसे लंबा जो परागकण होता है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लंबा जो परागकण होता है वो जोस्टेरा के प्लांट में पाया जाता है। जोस्टेरा का प्लांट आप लोग को पता होगा। जोस्टेरा जो होती है ये एक प्रकार की क्या है, जोस्टेरा जो है ये एक प्रकार की क्या होती है, ये एक समुद्री घास होती है। क्या होती है, जोस्टेरा जो है यह एक समुद्री घास होती है। क्या होती है, समुद्री घास होती है। तो जोस्टेरा के प्लांट के जो परागकण या पोलन ग्रेन होते हैं ये सबसे लंबे होते हैं साइज में। तो तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे छोटा परागकण मायोसिटिस का होता है, सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस का होता है, और सबसे जो लंबा परागकण होता है वो जोस्टेरा के प्लांट के अंदर होता है। तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से अक्सर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि परागकणों का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि परागकण की स्टडी क्या कहलाती है। परागकण की जो स्टडी होती है यह कहलाती है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाती है, परागकण की जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं, परागकण की स्टडी को हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी। ठीक है, पेलिनोलॉजी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो परागकण होते हैं ये नर कोशिकाएं होती है, ठीक है, और यही परागकण की जो कोशिकाएं होती है ये विकसित होती है, अंकुरित होती है, और उसके पश्चात नर युग्मक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, नर युग्मक का, यानी कि मेल गैमेट का निर्माण करती है, और यह परागकोश में बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परागकण बनते किसके अंदर हैं, तो परागकण किसके अंदर बनते हैं, हमेशा परागकोश के अंदर बनते हैं। आप यहां पे थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम बात करते हैं परागकोश की संरचना के बारे में, तो ये मान लीजिए हमारी परागकोश की क्या है, संरचना है। तो
तो पराग कोश की संरचना में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। एक भाग तो होता है ऊपर का, ये फूला हुआ भाग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पराग कोश। पुंकेसर की ये संरचना है। पुंकेसर क्या होता है, पुमंग की इकाई होता है। आपने दो तीन चीजें देखी है पहली वीडियो में, हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारा नर जननांग होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, जो हमारा नर जननांग होता है, ठीक है, किसी भी फ्लावर के अंदर जो हमारा नर जननांग होता है वो क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है, यानी कि एंड्रोसियम कहलाता है। अब पुमंग की इकाई हमने आपको बताई थी, पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, तो पुमंग की जो इकाई होती है वो कहलाती है पुंकेसर। क्या कहलाती है, पुमंग की जो इकाई होती है वो कहलाती है पुंकेसर, यानी कि स्टेमेन। अब किसी एक स्टेमेन की संरचना अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक स्टेमेन की संरचना है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यानी कि दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जो पहला ऊपर का भाग होता है फूला हुआ भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर, यानी कि पराग कोश। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया पराग कोश यानी कि एंथर। अब पराग कोश जो हमारा होता है ये एक पाली वाला भी हो सकता है और दो पाली वाला भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी पाली है। तो पराग कोश में आपको एक तो ये वाली पाली दिखाई दे रही है और एक ये पाली दिखाई दे रही है, यानी पराग कोश हमारा यहां पे कैसा है, दो पाली वाला है। ठीक है, दो पाली वाला है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर पराग कोश में एक पाली है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोथिकस। क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। और अगर दो पाली वाला है तो उसको हम बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। या आप सिंपल सा हिंदी में ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी पराग कोश में किसी भी, अगर मान लीजिए कोई पुंकेसर है, अब इस पुंकेसर की संरचना में एक ही पाली वाला अगर मान लीजिए ऐसा आपको पराग कोश दिखाई देता है, तो पराग कोश अगर एक पाली वाला है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठीय पराग कोश। और इस प्रकार से अगर पराग कोश में आपको दो पालियां दिखाई देती है तो इसको हम बोलते हैं द्विकोष्ठीय पराग कोश। क्या बोलते हैं, द्विकोष्ठीय पराग कोश। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पोलन ग्रैंड है, यानी कि जो हमारा परागकण है, ये किसके अंदर उपस्थित होते हैं, यानी किसके अंदर परागकण बनते हैं। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं, पराग कोश के अंदर बनते हैं। तो देखिए ये पराग कोश हो गया। अब पराग कोश के अंदर दो पालियां हैं। क्या है, पराग कोश के अंदर दो पालियां हैं। ठीक है, अब इन पालियों के अंदर आपको कई सारे कोष्ठ दिखाई देंगे। देखिए एक पाली वाला अगर आपके पास, अगर एक पाली वाला मान लीजिए पराग कोश है तो उसमें आपको इस प्रकार से दो कोष्ठ दिखाई देंगे। कितने कोष्ठ दिखाई देंगे, दो कोष्ठ दिखाई देंगे। और अगर दो पाली वाला हमारे पास मान लीजिए कोई पराग कोश है तो उसमें आपको टोटल चार इस प्रकार से कोष्ठ दिखाई देते हैं। कितने कोष्ठ दिखाई देते हैं आपको, चार कोष्ठ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यानी एक पराग कोश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चार कोष्ठ दिखाई देते हैं। कुछ ही ऐसे पराग कोश होते हैं जिनमें कि केवल दो ही कोष्ठ होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे जो गुड़हल का प्लांट होता है, गुड़हल का प्लांट यानी कि जो चाइना रोज का प्लांट होता है उसमें एक कोष्ठीय पराग कोश होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि ये जो एक पाली वाला पराग कोश है तो एक पाली वाला जो पराग कोश होता है ये आपको याद रखना है कि गुड़हल के प्लांट के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, गुड़हल का प्लांट यानी कि चाइना रोज। तो चाइना रोज के फ्लावर में आप देखेंगे कि जो पुंकेसर होता है वो केवल और केवल एक पाली वाला ही होता है। इसके अलावा अधिकतर मैक्सिमम पौधों में आप देखेंगे कि जो पराग कोश होता है वो दो पाली वाला होता है। तो अगर एक पाली वाला मान लीजिए पराग कोश है तो एक पाली के अंदर इस प्रकार से दो कोष्ठ आपको दिखाई देते हैं। और अगर दो पाली वाला हमारे पास पराग कोश है तो उसके अंदर आपको चार इस प्रकार से कोष्ठ दिखाई देते हैं। यानी एक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं तो दो पाली अगर है तो हमारे पास चार कोष्ठ हमको दिखाई देंगे। और इन कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं, इन कोष्ठों को ही हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, इन कोष्ठों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, इन कोष्ठों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश से भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब ये लघु बीजाणुधानी हो गई तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हो गई, यहां पे चार हो गई।
दो पाली है पराग कोष के अंदर, तो दो पाली के अंदर आपको टोटल 4 इस प्रकार से कोष्ठ दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, या इनको आप परागधानी भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं, इनको आप परागधानी भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको आप परागधानी भी कह सकते हैं। तो ये जो लघु बीजाणुधानियां होती है ना, इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही महीन पाउडर जैसी संरचना होती है, सफेद व हल्के पीले रंग की, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रैन यानी कि परागकण। ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो लघु बीजाणुधानियां होती है, इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर महीन एकदम से पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है आपको, जिसको हम बोलते हैं परागकण। ठीक है, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, ये क्या है, ये है हमारा परागकण। ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, क्या चीज क्लियर हो गई, कि जो परागकण होते हैं ये किसके अंदर बनते हैं, तो ये पराग कोष के अंदर लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, हमने आपको बताया कि परागकण जो होते हैं ये नर कोशिकाएं होती है। ठीक है, जो कि विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती है, यानी कि परागकण की कोशिकाएं ही आगे विकसित होती है और नर युग्मक का निर्माण कर देती हैं। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि ये पराग कोष के अंदर बनते हैं। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि पराग कोष के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, और उसी माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण जो है बनते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर आपने देखा कि परागकण जो होते हैं ये साइज में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, यानी कि राउंड शेप्ड होते हैं। साथ ही साथ इनका जो व्यास होता है, यानी जो इनकी साइज होती है, वो लगभग 20 से 25 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर। फिर सबसे छोटा परागकण मायोसोटी, सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस में, और सबसे लंबा परागकण जो स्टेरा यानी कि समुद्री घास में पाई जाती है। फिर परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो परागकणों का अध्ययन जो है पेलिनोलॉजी कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि जो हमारा पूरा का पूरा ये पराग कोष होता है, यानी जो एंथर या पराग कोष होता है, ये 2 पाली वाला भी हो सकता है और 1 पाली वाला भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि गुड़हल के पौधे में देखने को मिलता है। तो इस पराग कोष की जो पालियां होती है, इनके अंदर कोष्ठ पाए जाते हैं। 1 पाली में 2 कोष्ठ, यानी 2 पाली में टोटल 4 कोष्ठ पाए गए, और इन कोष्ठों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं क्या, परागकण। अब आगे आप लोगों को यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देखना है। अगर हम बात करते हैं परागकण की, तो परागकण में आप लोग देखेंगे कि परागकण में स्पष्ट रूप से आपको 2 भित्ति दिखाई देती है। कितनी भित्तियां दिखाई देती है आपको, परागकण में टोटल आपको 2 भित्तियां दिखाई देती है। ठीक है, कौन कौन सी भित्तियां दिखाई देगी, तो एक तो होती है बाह्य भित्ति, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक तो होती है बाह्य भित्ति, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं इसको हम बाह्य चोल बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है जो दूसरी जो भित्ति होती है, दूसरी जो लेयर आपको दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, अंतःचोल। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि जो हमारा परागकण है, इस परागकण की संरचना में आपको टोटल 2 भित्तियां दिखाई देती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको 2 भित्तियां नजर आएगी। ठीक है, यहां पे हम दोनों भित्तियां बना रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे परागकण की ये एक भित्ति हो गई। ठीक है, यहां पे परागकण की हमको भित्तियां बनाना है। तो सबसे पहले आपने देखा यहां पे ये परागकण की आंतरिक भित्ति है। क्या है, ये हो गई हमारी परागकण की आंतरिक भित्ति। अब हम बनाएंगे यहां पे परागकण की बाहरी भित्ति। ठीक है, परागकण की बाहरी भित्ति हम यहां पे बनाएंगे। ये तो परागकण की संरचना में आपको टोटल 2 भित्ति नजर आती है, यानी कि 2 लेयर आपको दिखाई देती है। ठीक है, एक आंतरिक लेयर और एक बाहरी लेयर। ठीक है, तो बाहरी लेयर जो होती है ये वाली, ये जो बाहरी परत होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल यानी कि एक्साइन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल यानी कि एक्साइन। ठीक है, बाह्य चोल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है ये क्या कहलाती है। तो परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है ये एक्साइन कहलाती है या बाह्य चोल कहलाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर जो दूसरी भित्ति है, ये जो दूसरी भित्ति होती है, इस भित्ति को हम क्या बोलते हैं, दूसरी भित्ति जो होती है
अंदर साइड होती है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक भित्ति। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आंतरिक भित्ति, या इसको आप लोग लिख सकते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? इसको हम आंतरिक भित्ति को अंतःचोल बोलते हैं, ठीक है। या इसको अपन लोग इंग्लिश से क्या लिख सकते हैं? इंटाइन। क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश से इसको हम लिखेंगे इंटाइन, ठीक है। तो इंटाइन, तो एक्साइन और इंटाइन ये दो लेयर होती है, दो परतें होती है, दो भित्तियां होती है। तो किसी भी परागकण की संरचना को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहां पे दो लेयर यानी कि दो भित्तियां आपको नजर आएगी। एक होती है बाहरी साइड जो कि कठोर और मोटी होती है, जिसको हम बोलते हैं बाहरी भित्ति यानी कि बाह्य चोल या एक्साइन। और जो अंदर साइड होती है भित्ति, इसको हम बोलते हैं अंतःचोल यानी कि इंटाइन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये चीज आपने देखी सबसे पहले कि किसी भी परागकण में आपको स्पष्ट रूप से दो भित्तियां दिखाई देती है, जिसमें से एक भित्ति होती है बाह्य चोल और दूसरी होती है अंतःचोल। अब यदि हम बात करते हैं बाहरी भित्ति की, जो परागकण की बाहरी भित्ति होती है जो कि बाह्य चोल कहलाती है, हमने आपको पहले ही बताया। और बाह्य चोल कैसी होती है? मोटी होती है तथा कठोर आवरण वाली होती है। जो बाहर की लेयर होती है ये कठोर भी होती है और साथ ही साथ मोटी भी होती है, ठीक है। और जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? अंतःचोल कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक भित्ति जो होती है ये अंतःचोल कहलाती है। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? एग्जाम में अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाहरी भित्ति होती है और जो आंतरिक भित्ति होती है वो बनी किसकी होती है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, ये बनी होती है किसकी? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है। ये बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। तो बाहरी भित्ति जो होती है परागकण की, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन की जो है परागकण की बाहरी भित्ति बनी होती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक भित्ति की। तो परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? तो परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है यानी कि जिसको हम अंतःचोल कहते हैं, तो अंतःचोल किसका बना होता है? आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज व पेक्टिन की, ठीक है। ये बनी होती है किसकी? ये बनी होती है सेल्यूलोज व पेक्टिन की। सेल्यूलोज व पेक्टिन, सेल्यूलोज व पेक्टिन क्या होते हैं? ये इंपोर्टेंट प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? सेल्यूलोज व पेक्टिन जो है ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े यानी कि लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं। चलिए, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि परागकण की संरचना में आपको दो लेयर दिखाई देगी। एक बाहरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बाह्य चोल, और एक अंदर साइड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं अंतःचोल। तो बाहरी आवरण क्या होता है? कठोर होता है और मोटा होता है, जिसको हम बाह्य चोल बोलते हैं। और बाह्य चोल किसका बना होता है? तो बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। जबकि आंतरिक भित्ति यानी कि अंतःचोल किसका बना होता है? तो यह बना होता है सेल्यूलोज व पेक्टिन का। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपने देखा कि स्पोरोपोलेनिन की जो बाहरी भित्ति बनी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन एक्चुअल में होता क्या है? स्पोरोपोलेनिन आप देखेंगे कि यह सबसे ज्यादा ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ यानी एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है। और इसका जैविक, यहां पे आपको लिख लेना है इसका जैविक अपघटन जो है नहीं होता है। कभी भी आप देखेंगे कि जो स्पोरोपोलेनिन है इसका अपघटन करने वाला यानी कि इसको तोड़ने वाला अभी तक कोई भी एंजाइम जो है नहीं बना है, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन का अपघटन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बना है जो कि स्पोरोपोलेनिन को अपघटित कर दे यानी कि डिकम्पोज कर दे। तो स्पोरोपोलेनिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है और इसका जैविक अपघटन बिल्कुल भी नहीं होता है। यह बात आपको क्लियर हो गई कि स्पोरोपोलेनिन जो है परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसका अपघटन बिल्कुल भी नहीं होता है और यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ यानी कि स्ट्रांग अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकता है। मतलब अब अगर आप देखेंगे कोई स्ट्रांग एसिड है यानी कि कोई आप देखेंगे प्रबल अम्ल है या कोई प्रबल क्षार है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के सामने भी ये टिका रहता है। स्पोरोपोलेनिन क्षतिग्रस्त नहीं होता है, बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्पोरोपोलेनिन का अपघटन नहीं होता है, स्पोरोपोलेनिन टूटता नहीं है। कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं बना जो कि स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, उसको
अपघटित कर सके। तो स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। और साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर कोई प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार इसके सम्मुख आ जाते हैं तो उनके सामने भी ये अपने आप को बना करके रखता है, ये टिका रहता है, बिल्कुल भी अपघटित नहीं होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको एक चीज और देखना है कि जो हमारा स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण ही परागकण के जो जीवाश्म होते हैं इनको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज और देखना है कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, यहां पे आपको बना लेना है परागकण। तो जो परागकण होते हैं, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं। जैसे जीवाश्मों को हम, फॉसिल्स को हम लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल के जो जीवाश्म होते हैं उनको हम लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम परागकण को भी लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। और हम क्यों रख सकते हैं? तो केवल और केवल इसी वजह से रख सकते हैं क्योंकि परागकण में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है और यही स्पोरोपोलेनिन जो है संरक्षित करके रखता है लंबे समय तक परागकण को। तो स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है जिस कारण से ही परागकण जो है लंबे समय तक जीवाश्मों के रूप में एकत्रित करके रखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स के अगर परागकण हैं तो उनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, भविष्य में उनको देखने के लिए या उनकी पैदाइशी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनका आपको एक ही चीज याद रखना है कि स्पोरोपोलेनिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है और स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण ही किसी भी परागकण को हम लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अक्सर आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परागकण होते हैं ये प्राकृतिक संपदाओं के सूचक माने जाते हैं। तो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में आपको अक्सर ये क्वेश्चन परेशान करता है। तो हमेशा याद रखना है कि परागकणों के जो जीवाश्म होते हैं इनकी उपस्थिति के कारण, परागकणों के जो जीवाश्म होते हैं इनकी उपस्थिति से पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा कोयले हो गए आदि जो भी प्राकृतिक संपदा होती है इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संपदा के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए परागकण का यूज किया जाता है, यानी परागकण जो है प्राकृतिक संपदाओं के सूचक माने जाते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आएगा कि परागकण जो है सूचक माने जाते हैं प्राकृतिक संपदाओं के या नहीं। तो आपको याद रखना है कि परागकण के जो जीवाश्म होते हैं ये प्राकृतिक संपदाओं के सूचक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनका आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। तो किसी भी परागकण की संरचना में दो लेयर होती है, एक बाहरी लेयर होती है जिसको हम बाह्य चोल बोलते हैं या एक्साइन बोलते हैं जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आंतरिक भित्ति अंतःचोल कहलाती है जो कि पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद हमने बताया कि स्पोरोपोलेनिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका अपघटन बिल्कुल भी नहीं होता है और स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है परागकण में जिस कारण से ही हम परागकण को लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। और जो परागकण होते हैं ये प्राकृतिक संपदाओं के सूचक भी माने जाते हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसी भी परागकण की संरचना में। तो किसी भी परागकण की संरचना में आपने देखा कि दो लेयर होती है, एक बाह्य चोल होती है, एक अंतःचोल होती है। ठीक, अब इसके बाद आपको यह भी देखना है कि ये जो अंतःचोल होता है, अंतःचोल के अंदर आपको जब पूरा हमारा परागकण परिपक्व हो जाता है यानी कि अंकुरित हो जाता है, पूरा का पूरा परागकण का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? तो पूरा का पूरा जब परागकण क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जब परागकण जो है अंकुरित हो जाता है यानी कि डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसके अंदर आपको दो कोशिकाएं नजर आएगी। कितनी कोशिकाएं नजर आएगी? दो कोशिकाएं नजर आएगी। एक कोशिका जो होती है छोटी सी होती है इस प्रकार से, ये एक कोशिका है और इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? छोटी वाली जो कोशिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। इसको हमने बोल दिया क्या? जनन कोशिका। और इसके अलावा ये जो पूरी कोशिका बची, ये जो बड़ी वाली पूरी कोशिका बची है अंतःचोल के अंदर, इस बड़ी वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। तो कायिक कोशिका हो गई और जनन कोशिकाएं हो गई। तो किसी भी परागकण की संरचना के अंदर जब परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है,
तो उसमें आपको दो कोशिकाएं नजर आएगी। एक छोटी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, और जो बड़ी सी कोशिका होती है पूरी की पूरी, इसके अंदर आपको इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंदर की याद रखना है, तो वो पॉइंट क्या है कि जो हमारा जनन कोशिका, इस जनन कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस केंद्रक को हम क्या बोलेंगे? अब चूंकि जनन कोशिका के अंदर केंद्रक है तो इसको हम जनन केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जनन केंद्रक। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जनन केंद्रक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि जनन कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। ठीक है, तो जनन कोशिका के अंदर को हमने बोल दिया, जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसको हमने जनन केंद्रक बोल दिया। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी क्या है? कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका को हम ट्यूब सेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कायिक कोशिका यानी कि जो वेजिटेटिव सेल होती है, इस कायिक कोशिका के अंदर भी एक क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? इस कायिक कोशिका के अंदर भी क्या होता है? एक केंद्रक होता है। और कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। तो कायिक कोशिका के अंदर चूंकि केंद्रक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कायिक केंद्रक। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर है इसलिए इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। यानी कि कायिक कोशिका है तो कायिक कोशिका के अंदर को हम कायिक केंद्रक बोलेंगे। और वहीं आपने देखा कि जनन कोशिका जो होती है, ये जनन कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जनन केंद्रक बोलेंगे। तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको याद रखना है कि ये जो हमारा जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका के अंदर एकदम सघन माध्यम में साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो हमारी जनन कोशिका है ना, इस जनन कोशिका के अंदर सघन माध्यम में यानी कि बहुत पास पास साइटोप्लाज्म जो है भरे होते हैं। वहीं जो हमारी कायिक कोशिका है, इस कायिक कोशिका के अंदर भी साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है, लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये कायिक कोशिका के अंदर थोड़ा दूर दूर उपस्थित होते हैं, यानी कि उतना सघन माध्यम में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये आपने देखा परागकण की संरचना। एक परिपक्व परागकण की संरचना में आपको दो लेयर दिखाई देती है। बाहरी लेयर जो होती है कठोर व मोटी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन यानी कि बाह्य चोल, और जो आंतरिक लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःचोल बोलते हैं, यानी कि इंटाइन बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, दो केंद्रक कौन कौन से होते हैं? तो कायिक कोशिका हो गई, कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक हो गया, और जनन कोशिका हो गई, जनन कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया जनन केंद्रक। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी भी परागकण की संरचना जब आप लोग बनाएंगे तो सबसे पहले आपको दो लेयर बनाना है। ठीक है, एक बाह्य चोल और दूसरा जो है अंतःचोल। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो हमारा अंतःचोल होता है, अंतःचोल के अंदर आपको दो कोशिकाएं नजर आती है। जब परागकण अंकुरित हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको दो कोशिकाएं नजर आती है। अगर आप पहले देखेंगे जब परागकण अंकुरित नहीं हुआ होता है तो परागकण के अंदर आपको केवल एक ही कोशिका दिखाई देगी, लेकिन जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद आपको दो कोशिकाएं जो है नजर आने लगती है। एक कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। आप आगे देखेंगे कि ये जो कायिक कोशिका होती है, ये कायिक कोशिका और इसका केंद्रक जो होता है ये नष्ट हो जाता है। निषेचन के पहले ही ये पूरी तरह से कायिक कोशिका और उसका केंद्रक जो है ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा जनन केंद्रक है, जनन केंद्रक में क्या होगा? जब अंकुरण होगा पूरी तरह से तो इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और यही जो जनन केंद्रक है, ये जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप दो नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? दो नर युग्मक बनेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि दो नर युग्मक का जो निर्माण होता है किसी एक परागकण से होता है, तो एक परागकण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है, और दोनों नर युग्मक का निर्माण जो है जनन केंद्रक से होता है। किसमें से होता है? जनन केंद्रक से होता है। क्यों? क्योंकि कायिक केंद्रक क्या हो जाता है? कायिक केंद्रक जो है परागण के बाद धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और हमेशा याद रखना है कि ये जो दो नर युग्मक बनते हैं, यही दो नर युग्मक जो होते हैं ये निषेचन और द्विनिषेचन जैसी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी कि त्रिसंलयन और निषेचन, इन दोनों को एक साथ मिला करके हम द्विनिषेचन बोलते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन क्या होता है। एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं परागकण की संरचना की, तो सबसे पहले आपको दो लेयर बनाना है, बाएं चोल और अंतःचोल। इसके बाद आपको क्या बनाना है, दो कोशिकाएं बना देनी है। एक कोशिका होती है कायिक कोशिका जो कि बड़ी होती है, और दूसरी जनन कोशिका होती है जो छोटी होती है, ठीक है। और जनन कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसको हम जनन केंद्रक बोलते हैं। वहीं कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसको हम कायिक केंद्रक बोलते हैं। और आगे चल के यही जो जनन केंद्रक होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है। और उसके बाद ये एक जो हमारा जनन केंद्रक है, यही जनन केंद्रक जो है दो नरयुग्मक का निर्माण कर देता है, यानी कि 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो दो नरयुग्मक का निर्माण जो है बन जाएगा किसमें से, जनन केंद्रक से। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने आपको क्या बताया, यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो बाह्य चोल होता है, किसी भी परागकण का जो बाह्य चोल होता है, उस बाह्य चोल में कहीं कहीं पे क्या होता है कि बाह्य चोल अनुपस्थित होता है। जो पूरी की पूरी बाहरी लेयर होती है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्थानों पर जो परागकण होते हैं, कुछ स्थानों पर परागकणों में आप देखेंगे कि बाह्य चोल यानी जो एक्साइन होता है ये अनुपस्थित होता है अथवा पतली परत के रूप में होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया आपको? यहां पे हमने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा परागकण की संरचना है, इस परागकण की संरचना में ये जो हमारा बाहरी वाला भित्ति है, यानी जो बाह्य चोल होता है, आप देखेंगे बाह्य चोल पूरी जगह फैला हुआ है, लेकिन यहां पे बाह्य चोल जो है नहीं है। यहां पे बाह्य चोल धंस गया है और पतली परत के रूप में है। ठीक यहां पे भी आप देख रहे हैं कि जो बाह्य चोल है ये क्या हो गया, बाह्य चोल यहां पे नहीं है। सेम यहां पे भी बाह्य चोल नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्थानों पे क्या होता है कि बाह्य चोल जो है अनुपस्थित होता है या कि पतली परत के रूप में होता है। जैसे यहां पे पूरी मोटी परत के रूप में है और यहां पे पतली परत के रूप में, यहां पे पतली परत के रूप में, यहां पे पतली परत के रूप में है। तो जहां जहां पे आप देखेंगे कि कुछ स्थानों पर जो परागकण का जो बाह्य चोल होता है, यानी परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, ये कुछ जगहों में क्या होती है, पतली हो जाती है, या कि कुछ जगहों में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जिस संरचना को हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया जर्मपोर। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जर्मपोर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जर्मपोर, ठीक है। जर्मपोर को हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर को हम जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मपोर को हम जनन छिद्र बोलते हैं, ठीक है, जनन छिद्र। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो बाह्य चोल होता है ये कुछ स्थानों पर अनुपस्थित होता है या कि पतले आवरण के रूप में होता है। तो इस स्थान को हम बोलते हैं जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब दो पॉइंट और आपको नोट करना है कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, यानी कि जो मोनोकाट प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पौधों के अंदर जो परागकण होते हैं उसमें आपको केवल और केवल, ठीक है, अगर मान लीजिए एक बीजपत्री कोई हमारे पास क्या है, एक बीजपत्री मान लीजिए कोई पौधा है, तो एक बीजपत्री यानी कि मोनोकाट प्लांट के अंदर केवल और केवल एक जनन छिद्र देखने को मिलेगा। और वहीं अगर द्विबीजपत्री की बात करते हैं, ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधों की, तो द्विबीजपत्री पौधों के अंदर आपको 3 जर्मपोर देखने को मिलते हैं। कितने, 3। तो एक बीजपत्री पौधे में जर्मपोर की संख्या होती है 1 और द्विबीजपत्री में जर्मपोर की संख्या होती है क्या, 1, ठीक, सॉरी, द्विबीजपत्री में कितनी होती है, 3 होती है। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जर्मपोर की संख्या 1 हो गई और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जर्मपोर की संख्या यानी कि जनन छिद्र की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो अगर किसी पौधे के अंदर केवल और केवल एक ही जनन छिद्र है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोल्पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोकोल्पिट, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा पॉइंट याद रखना है कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, ठीक है, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं इनमें केवल और केवल एक ही जनन छिद्र यानी कि केवल और केवल एक ही जर्मपोर पाया जाता है, तथा ऐसे परागकणों को हम क्या बोलते हैं, मोनोकोल्पिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोनोकोल्पिट। अगर केवल और केवल एक ही जनन छिद्र उपस्थित है परागकण के अंदर तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोल्पिट, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कैप्सेला प्लांट की, या कैप्सेला प्लांट के अलावा आप देखेंगे कैप्सेला प्लांट के अलावा जो अधिकांश डाइकाट प्लांट होते हैं यानी कि द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, तो कैप्सेला के प्लांट में वह जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं यानी कि डाइकाट प्लांट होते हैं उनके परागकण में आपको 3 जनन छिद्र यानी कि 3 जर्मपोर आपको देखने को मिलते हैं।
और 3 जर्मपोर या जनन छिद्र अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोलपेट। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोलपेट। ठीक है, तो मोनोकोलपेट और ट्राइकोलपेट आपको समझ में आ गया कि जो जर्मपोर होते हैं, जर्मपोर की संख्या अगर 1 है तो मोनोकोलपेट बोलते हैं, जर्मपोर की संख्या अगर 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्राइकोलपेट बोलते हैं। तो इतनी पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो परागकण की संरचना इतना ही आपको बनाना है, आप लोग इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परागकण की संरचना में बस आपको इतना दिखाना है कि 2 लेयर होती है, बाहरी लेयर बाएं कहलाती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, आंतरिक लेयर जो है अंताचोल कहलाती है, पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा आपको देखना है कि इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर के केंद्रक को कायिक केंद्रक और जनन कोशिका के अंदर के केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। फिर हमने क्या बताया कि जो बाह्य चोल होता है वह कुछ स्थानों पर अब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, जिसको हम बोलते हैं जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर। तो जर्मपोर की संख्या अगर 1 है किसी परागकण के अंदर तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोलपेट, और अगर किसी परागकण के अंदर जर्मपोर की संख्या 3 है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोलपेट। तो इतने पॉइंट तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है जिसको आपको नोट करके रखना है कि जिन पादपों में कीटों द्वारा परागण होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि कीटों के द्वारा यानी कि इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है अभी आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि परागकण जो होते हैं ये जब पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर जाकर के गिर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, तो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनमें आप देखेंगे कीटों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो किसी पौधे में आप देखेंगे कुछ प्लांट के अंदर कीटों द्वारा परागण होता है। उन पौधों में आपको क्या देखने को मिलेगा, उन पौधों के जो परागकण होते हैं उनके परागकण के चारों तरफ एक तेलीय, ठीक है, उन पौधों के चारों तरफ एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे हम पराग किट या पोलन किट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ एक तेलीय आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, कई बार आपकी एग्जाम में पोलन किट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोलन किट क्या है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि कुछ पौधों में कीटों द्वारा निषेचन होता है जिनके परागकण के चारों तरफ, मान लीजिए क्या है, ये एक हमारा परागकण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक परागकण है, ये हमारा एक परागकण है। अब इस परागकण में मान लीजिए कीटों के द्वारा क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। तो इस परागकण के चारों तरफ एक इस प्रकार से तेलीय परत पाई जाती है। क्या परत पाई जाती है, एक तेलीय परत पाई जाती है। और इस तेलीय परत को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलन किट। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलन किट। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पोलन किट क्या होता है। तो कुछ परागकणों के चारों तरफ एक तेलीय आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। और इस पोलन किट के कई सारे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं जिस कारण से ही हमने आपको पोलन किट के बारे में बताया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पोलन किट के कार्यों को पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पोलन किट के 2 इंपॉर्टेंट कार्य हैं। ठीक है, पोलन किट के जो कार्य होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि जो पोलन किट होता है ये परागकणों को हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से बचाता है, यानी कि जो यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। ठीक है, यानी कि जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है उन हानिकारक परावैंगनी किरणों से परागकणों को कौन बचाता है, उनको बचाता है पोलन किट। आप एक चीज ये बताइए कि परागकण जब परागकोश से निकल करके बाहर जाएंगे तो उसको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, तापमान का सामना करना पड़ेगा, आर्द्रता का सामना करना पड़ेगा, तो कई अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उनमें जो है परावैंगनी किरणें उनको क्षतिग्रस्त कर सकती है, लेकिन परावैंगनी किरणें परागकण को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि परागकणों के चारों तरफ एक तेलीय आवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन किट। और ये पोलन किट जो है परावैंगनी हानिकारक किरणों से बचाता है किसको, परागकणों को। तो ये पोलन किट का पहला कार्य है कि पोलन किट जो होता है ये परागकणों को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जो परागकण होते हैं परागकणों को कीटों पर चिपकने में सहायता करती है। ये बताइए, जब कोई भी कीट आकर के
परागकण के ऊपर बैठेगा या किसी भी पुष्प में आकर के कोई कीट बैठेगा, तो परागकण क्या होते हैं, उस कीट के चारों तरफ उसके शरीर में चिपक जाते हैं। तो उसके चिपकने में मदद कौन करता है, तो यही पोलन किट मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये पोलन किट जो होता है तेलीय आवरण होता है, ये बना होता है लिपिड का और इसके अलावा कैरोटीनाइड का बना होता है। किसका बना होता है? जो पोलन किट होता है यह एक तेलीय आवरण होता है जो कि लिपिड और कैरोटीनाइड का बना होता है। ठीक है, कैरोटीनाइड क्या होता है, तो कैरोटीनाइड एक प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गई। पोलन किट का कार्य भी आपको समझ में आ गया। दो इंपॉर्टेंट काम है कि हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना पराग कणों की, और दूसरा है कि पराग कणों को चिपकने के लिए मदद करना। ठीक है, पराग कण कीटों के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसमें मदद कौन करता है, तो ये पोलन किट जो है मदद करता है। तो ये पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर था, इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी पराग कण से संबंधित थे वो हमने आपको कवर करा दिए। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा परागकण होता है, जो हमारा परागकण होता है, ये परागकण नर कोशिकाएं होती है, यानी कि परागकण की कोशिकाएं ही विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि परागकण की संरचना गोलाकार होती है, इनका जो व्यास होता है वो 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। सबसे जो लंबा परागकण होता है, सबसे लंबा परागकण जोस्टेरा में पाया जाता है, सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है, और सबसे छोटा परागकण जो है मायोसोटिस के प्लांट में देखने को मिलता है। परागकण की संरचना के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, या परागकणों का जो अध्ययन होता है उसको हम पेलिनोलॉजी बोलते हैं। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए थे। फिर हमने आपको बताया कि परागकण कहां स्थित होते हैं, तो परागकण जो होते हैं परागकोश के अंदर स्थित होते हैं। तो ये हमारा परागकोश था। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी या परागधानी होती है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर ही पाउडर जैसी संरचना होती है जिनको हम बोलते हैं परागकण, यानी कि पोलन ग्रैंड। ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया, फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि जो परागकण होते हैं इसमें आपको दो लेयर दिखाई देती है। एक बाहरी लेयर होती है जो कि बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। फिर हमने आपको बताया कि जो आंतरिक भित्ति होती है परागकण की वो अंतःचोल कहलाती है और पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो स्पोरोपोलिन होता है यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है और इसका अपघटन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिस कारण से ही हम परागकण को लंबे समय तक बना करके सुरक्षित रख सकते हैं। जीवाश्मों के रूप में हम परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन होता है जिसका कि अपघटन नहीं होता है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि जो पूरे के पूरे परागकण होते हैं, परागकण के जो जीवाश्म होते हैं इनकी उपस्थिति के कारण हम पेट्रोलियम का पता लगा सकते हैं, या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कोयले का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, वह कोई भी प्राकृतिक संपदा अगर है तो जो भी परागकण के जीवाश्म होते हैं इनके माध्यम से हम प्राकृतिक संपदाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट पूरे आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर हमने पूरी की पूरी डायग्राम आपको कवर कराई, इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हमने आपको बताया कि कुछ स्थानों पर जो परागकण का बाह्य चोल होता है ये एक पतले आवरण के रूप में होता है या कि अनुपस्थित होता है। तो कहीं कहीं पर बाह्य चोल अनुपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर। अब जर्मपोर की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है। तो अगर किसी पौधे में जर्मपोर की संख्या 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोल्पेट, और अगर किसी पौधे में 3 है जर्मपोर की संख्या तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोल्पेट। एक बीजपत्री पौधों के अंदर आपको केवल और केवल एक जर्मपोर दिखाई देता है परागकण में, वहीं जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा होता है डाइकाट प्लांट होता है उसमें आपको 3 जर्मपोर दिखाई देते हैं, और 3 जर्मपोर अगर उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोल्पेट। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्राइकोल्पेट बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि कुछ पादपों में क्या होता है कि कीटों के द्वारा परागण होता है, तो उनके परागकणों के चारों तरफ जो है एक तेलीय आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं पोलन किट या पराग किट बोलते हैं या पोलन किट बोलते हैं। और ये पोलन किट बने होते हैं लिपिड के या कैरोटीनाइड के बने होते हैं। पोलन किट के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम है कि हानिकारक परावैंगनिक किरणों से परागकण की रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि जब परागकण चिपकते हैं किसी भी कीटों से तो चिपकने में मदद करना। यह दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है पोलन किट का। तो परागकण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कवर करा दिए। तो परागकण की संरचना जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि परागकण या लघु बीजाणु की संरचना को सचित्र समझाइए।
तो हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, जिसमें हमने किसी फ्लावर के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर की नॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी हमने कराई थी। साथ ही साथ हमने परागकोश की जो आंतरिक संरचना होती है, परागकोश में कितनी भित्तियां होती है, उसकी वीडियो हमने आपको पहली वीडियो में प्रोवाइड कराई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पहली वीडियो जरूर देखी होगी, और पहली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो निश्चित रूप से आप लोगों को दूसरी वीडियो भी जरूर अच्छी लगेगी, दूसरी वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए। और इसी प्रकार क्रमशः सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा एनसीईआरटी को कवर कर देंगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल ये हमारा आपसे वादा रहा। तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी को कवर करते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी का भी अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा एक नंबर पे 9685 29 91 49, 9685 29 91 49 पर। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। उसकी फीस मात्र 100 रुपए है। एक सब्जेक्ट की जो नोट्स है उसकी फीस कितनी है? केवल और केवल जो है 100 रुपए। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।